Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 26th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 मई 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं ये जो हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये अब कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं रह गया है, इसको मैंने काफ़ी लेंदी बना दिया है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं उसके इनफ डिटेल्स के साथ। यूपीएससी को हम लोग पूरी तरह से टारगेट तो करते ही करते हैं, साथ में और भी वेरियस एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाउ पहले आर्टिकल में बात करी गई है बेलारूस के बारे में, तो बेलारूस बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं बेलारूस के बारे में। लेकिन उससे पहले ये पता करते हैं ये न्यूज़ क्या है, ये खबर क्या है। देखो आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि बेलारूस से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हुआ क्या है, जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका पिक्चर। ओके, इन्होंने क्या करा, एक फ्लाइट को बेलारूस के अंदर रोक लिया। वो फ्लाइट ग्रीस से लिथुआनिया जा रही थी, तो बीच में इन्होंने बेलारूस में ही रुकवा ली फ्लाइट, और आप कह सकते हो उस फ्लाइट को हाईजैक किया गया है। तो सोचा कि यहाँ पे बॉम्ब स्केयर वगैरह बॉम्ब वगैरह का डर हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बात बताई गई है। लेकिन फिलहाल इन्होंने क्या करा, उस फ्लाइट को रोक लिया बेलारूस के अंदर। क्वेश्चन ये है, उस फ्लाइट में एक जर्नलिस्ट था और उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा जर्नलिस्ट को क्यों अरेस्ट किया, ये क्या कहानी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैप को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैप में सबसे पहले एक चीज देखो, ये इंडिया है, इंडिया का मैप है। इंडिया के कंपैरिजन में आपको बेलारूस कहां पर देखने को मिलेगा, ये ऊपर की साइड, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे ये वाला एरिया है बेलारूस। अब जो यहां से फ्लाइट जा रही थी, कहां से, ग्रीस से, यहां से ये फ्लाइट जा रही थी कहां पर, लिथुआनिया जा रही थी। ओके, नाउ हुआ क्या, अब लिथुआनिया जा तो रही थी, बीच में क्या हो गया, यहां पर फ्लाइट को रोक लिया गया है। अब उसमें से एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है, जैसे मैंने आपको बताया। अब वो जो जर्नलिस्ट है ना, उसका नाम याद रखना, क्या नाम है, रोमन प्रोटासेविच इनका नाम है। अभी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा हुआ क्या है। एक तरीके से जो रोमन प्रोटासेविच है ना, ये आज के टाइम पर ओपोनेंट हैं किसके, लुकाशेंको के। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लुकाशेंको है आज के टाइम पर बेलारूस के प्रेसिडेंट, और ये है रोमन प्रोटासेविच। अब हुआ क्या है, ये ओपोनेंट है, मतलब कि आज के टाइम पर ये प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट की ओपोजिशन पार्टी कौन होगी, ये होगी। लेकिन ओपोजिशन आज के टाइम पर अगर हम बात करें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब से बेलारूस आज़ाद हुआ है, जब यूएसएसआर टूटा था, बेलारूस इंडिपेंडेंट हुआ, फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुए, तो तब से ही ये लुकाशेंको वहां पर आप कह सकते हो प्रेसिडेंट की गद्दी संभाले हुए हैं। ओके, आप कह सकते हो कितना टाइम हो गया होगा, 1994 से ही लेकर अभी तक इन्होंने गद्दी संभाल रखी है। यानी कि रशिया की तरह बिल्कुल हाल है, जैसा कि व्लादिमीर पुतिन ने किया है उसी तरीके से यहाँ पर इनका यह हाल है। हालांकि रशिया और ये बेलारूस दोनों काफी ज्यादा दोस्त भी हैं, आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, ना हुआ क्या है, आप देख पाओगे प्रेसिडेंट कब से ही बने हुए हैं ये। अब लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं वहां पे डेमोक्रेसी आना है, यार डेमोक्रेसी आ जाए, क्योंकि जबरदस्ती यहाँ पर ये प्रेसिडेंट बने पड़े हैं। अगर कोई इलेक्शन होता है तो यहाँ पर फिर फ्रॉड वगैरह करके ये जीत जाते हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, लोग बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या कर जाता है, उन लोगों को मारा पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ये कंडीशन बेलारूस के अंदर देखने को मिल रही है। ओके, तो ये बंदा है जिसको अरेस्ट किया गया है, ये आपको याद रखना है, रोमन प्रोटासेविच है, क्योंकि ये बंदा अगेंस्ट में खड़ा है, और अगेंस्ट में खड़ा होने के नाते लोग जो है काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इनको। और आप देख पाओगे ये जो रोमन प्रोटासेविच है, इनका खुद का एक टेलीग्राम चैनल है नेक्स्टा मीडिया करके, आप जाकर सर्च भी कर सकते हो, वहां पे लाखों लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। और खासकर अगर हम बात करें, लोग इनको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। 2020 में रोमन प्रोटासेविच ने काफी कुछ झेला, इनको एक तरीके से पब्लिक डिसऑर्डर, सोशल हेट्रेड करके इनके ऊपर ये टारगेट करा, इनको टेररिस्ट के लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था, और बोला गया अगर ये कॉन्विक्ट साबित होते हैं तो इनको डेथ पेनल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है। इस तरीके की दिक्कत यहाँ पे झेल रहे हैं। आज के टाइम पर फिलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया है, ये फ्लाइट के अंदर से फ्लाइट रुकवाई, इनको अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर ये है न्यूज़। ओके, यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरीके की इमेजेस जो है इंटरनेट पर देखने को मिल रही हैं। नाउ लोग जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट में है, मैंने आपको बताया रोमन के सपोर्ट में है पूरी तरह से लोग, ठीक है, और चाहते हैं वहां पर बेलारूस के अंदर डेमोक्रेसी है, ये जबरदस्ती वाले इलेक्शन, ये एक ही प्रेसिडेंट लंबे समय से जो चलता आ रहा है वो हटे।
और यहाँ पे मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया, रशिया और जो है बेलारूस, ये दोनों फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है। आप देख पाओगे दोनों के अंदर यही हालत है। व्लादिमीर पुतिन ने भी यही काम कर रखा है काफ़ी टाइम पहले से। ये आज के टाइम पर आप देख पाओगे अभी भी प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे लॉज ऐसे साइन कर लिए हैं कि आने वाले 10 साल 15 साल तक वापस से प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। उसी तरीके से यहाँ पर लुकाशेंको का भी हाल है। ये उन्होंने भी यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन बना रखी है कि आने वाले टाइम पे यही प्रेसिडेंट बने रहें। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बिल्कुल सेम जो कंडीशन है, अभी मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पे लुकाशेंको के अगेंस्ट में यहाँ पर ये पर्सन है, ठीक है। वही कंडीशन बिल्कुल बेलारूस के अंदर, वो सॉरी रशिया के अंदर भी थी। आपको मालूम होगा, हमने काफी बार डिस्कस भी किया था। रशिया में एक तरफ व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन आज के टाइम पर जो डरे हुए हैं सबसे ज्यादा, वो किससे? एलेक्सी नवेल्नी से। हालांकि आज के टाइम पर एलेक्सी नवेल्नी की काफी ज्यादा हालत खराब है। ऐसे आप कह सकते हो कि बिल्कुल ऐसे मरने की कगार पे हैं, कहना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है एलेक्सी नवेल्नी की। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसी कंडीशन हो रही थी बिल्कुल, क्योंकि एलेक्सी नवेल्नी बिल्कुल इनके व्लादिमीर पुतिन के अपोजिशन में खड़े हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल वगैरह था, आपको मालूम होगा, काफी बार डिस्कस किया है। तो फिलहाल हमें बेलारूस के बारे में पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। नाउ अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है लोकेशन, ठीक है। तो बेलारूस की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलारूस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। चारों तरफ से इसके आसपास अगर हम बॉर्डर की बात करें तो चारों तरफ कंट्रीज देखने को मिलेगा, और ईस्टर्न यूरोप के अंदर ये आपको देखने को मिल जाती है। इसके जो बॉर्डर हैं, ईस्टर्न साइड में ये रशिया देखने को मिलेगा, ठीक है, ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट साइड में। उसके बाद साउथ साइड में यूक्रेन देखने को मिलेगा, वेस्ट साइड में पोलैंड देखने को मिलेगा, और नॉर्थ वेस्ट साइड में लिथुएनिया और लातविया देखने को मिलेगा। ओके, अभी मैं आपको अच्छे से मैप में फिर से दिखाऊंगा। और बेलारूस की कैपिटल क्या है? वो है मिन्स्क, और मिन्स्क जो है सबसे बड़ा शहर भी आज के टाइम पर बेलारूस के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर जब टूटा, तो यूएसएसआर टूटने के बाद बेलारूस एक इंडिपेंडेंस कंट्री बनकर आया था, तब वो जाकर आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ाद होने के बाद जो ये साल 2000 आया, साल 2000 में बेलारूस और रशिया ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी थी कि आपस में मिलकर ये कोऑपरेशन करके चलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इन दोनों ने अपना एस्पिरेशन दिखाया नहीं, इन दोनों ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का अपना, आप कह सकते हो, मूड बनाया ही नहीं। और उसके बाद जो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, इनको इलेक्ट किया गया बेलारूस का फर्स्ट प्रेसिडेंट, और आज के टाइम के प्रेजेंट प्रेसिडेंट भी हैं। आप कह सकते हो पहले प्रेसिडेंट थे ये बेलारूस के, अभी तक यही प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो उसी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मैंने जैसा बोला था कि बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है, तो हम लोग इसको मैप में वापस से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बेलारूस, ऊपर आपको रशिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर है लातविया, नीचे लिथुएनिया, देन उसके बाद यहाँ पर पोलैंड है, देन नीचे यूक्रेन है, ठीक है। ये सब बॉर्डर्स शेयर करते हैं बेलारूस से, इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है। देखो हो क्या रहा है, लक्षद्वीप के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग, आप कह सकते हो, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सेव लक्षद्वीप कैंपेन करके चलाया जा रहा है, लक्षद्वीप को बचाया जाए। ऐसा क्यों? देखो लक्षद्वीप के अंदर हुआ क्या है अभी। आप कह सकते हो वहां के आज के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वहां पे? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। यहाँ पे आप इनका पिक्चर देख पा रहे होंगे। नाउ अब यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि पहली बात तो यह एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन है, और आपने किसको बैठाया यहाँ पर? बैठाया आपने बीजेपी के लीडर को, ठीक है। बीजेपी लीडर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ एक फॉर्मर होम मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के। तो लोगों का कहना यह है, पहली बात तो यह पद जो है एक आईएएस आईपीएस अफसर का है, और आपने जो है एक आप कह सकते हो कि बीजेपी लीडर को बैठा रखा है। चलो उसके बाद भी लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट वाली चीजें लेकर आ रहे हैं, जिससे वहां पे लोगों को परेशानी हो रही है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, वो क्या क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ लक्षद्वीप को आप लोग एक बार मैप में देख लो। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया वाला रीजन हो गया, केरला हो गया। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो इतने सारे आइलैंड्स हैं, ये सब लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप के अंडर में आते हैं। देख पाओगे अब लक्षद्वीप के अंदर में आता है तो बहुत सारे आइलैंड है। सबसे बड़ा कौन सा है? वो है मिनिकॉय। मिनिकॉय के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कालपेनी है, कवरती है, अगती, अमनी, अंद्रोट, कदमत, और यहाँ पर आप देख पाओगे रंगराम, बित्रा, चेतलत और जो है किल्तान। ये सारे जो है आइलैंड्स हैं जो कि लक्षद्वीप के अंडर में आते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया क्या सिचुएशन चल रही है। लोगों का कहना है कि एक सिविल सर्वेंट को होना चाहिए था वहां पे, लेकिन वो सिविल सर्वेंट वहां पर नहीं है। हालांकि एक बीजेपी लीडर को अपॉइंट कर लिया गया है, और उसी वजह से जो आर्कीपेलागो है, आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो अभी यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा आर्कीपेलागो। और लोगों का कहना यह है ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी करके यहाँ पर चीजें चला रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे जो लैंड है, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें हैं, वो छीनी जा रही है एक तरीके से। हालांकि उसके
आप कह सकते हो उसके बदले में उनको मुआवजा दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी लोग जो है लक्षद्वीप के ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। लोग जो है वहाँ के खुश हैं एक तरीके से, अगर हम बात करें, लोग नहीं चाहते कि बाहर वाले का इंटरफेरेंस हो, नहीं चाहते इतना डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं हम लोगों को। अब मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो देखो, एक ड्राफ्ट लाया गया लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि प्रफुल्ल, जो अभी प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनको पावर्स दी गई हैं कि आप रिमूव कर सकते हो या फिर रिलोकेट कर सकते हो किसी भी आइलैंडर को। यानी कोई भी आइलैंड पे कोई पर्सन रह रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह से हटा सकते हो, उसको रिलोकेट कर सकते हो। तो इस तरीके की एक रेगुलेशन लेकर आई गई है। ऑब्वियस ही बात है, लोग काफ़ी नाराज़ होंगे। अब ये क्यों, लोगों को क्यों हटाया जाएगा? ताकि उस एरिया में डेवलपमेंट कर सकें, प्लानिंग कर सकें। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके साथ एक और एक्ट है, वो है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। अब यहाँ पे ये भी लाया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था जनवरी 2021 में। नाउ इसके दौरान क्या है कि जो सरकार है, सरकार के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को, ध्यान से सुनना, किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकती है, उसको हिरासत में ले सकती है बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के। यानी पब्लिक को बताया ही नहीं जाएगा और उसको हिरासत में ले लिया जाएगा किसी भी बंदे को। 1 साल तक यहाँ पर ये ले सकती है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का रेगुलेशन और इस तरीके का एक्ट जो है लक्षद्वीप लेकर आया है, तो ही लोग जो है काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग नहीं चाहते वहाँ पे डेवलपमेंट हो। देखो, बहुत सारे लोग तो फेवर में हैं, बहुत सारे लोग फेवर में नहीं हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप न्यूज़ के अंदर है तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आइलैंड्स वगैरह मैंने डिस्कस कर लिए। नाउ आते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अवेयरनेस भरपूर आर्टिकल है। मैं आपको बताऊंगा गोल्ड के अंदर पहचान कैसे करनी होती है, हॉलमार्क कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। खबर क्या है यहाँ पर? खबर देखो यह है कि देखो जो यहाँ पे आप कह सकते हो एक बॉडी है और साथ ही साथ जो सेंटर है, सेंटर ने डेडलाइन बढ़ा दी है। सेंटर ने बोला है जो सोना है, सोना के ऊपर जो हॉलमार्क लगता है वो मैंडेटरी होगा। ठीक है, हॉलमार्क की क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है कि इस पर हॉलमार्क होना ही चाहिए। और 15 जून जो है इसकी डेडलाइन रखी गई है ताकि जो है हॉलमार्क के, आप कह सकते हो, लोग जो है इस पर हॉलमार्क का यूज़ करें जिससे कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो पता चले। ओके, नाउ 15 जून तक लास्ट डेट रख दी गई है, मतलब डेडलाइन रख दी गई है। अब आपको यहाँ पे हॉलमार्क जो है इसके अंदर बनवाना पड़ेगा, जितने भी ज्वेलर्स हैं। ठीक है, हॉलमार्क लगवाना पड़ेगा। नाउ क्या होता है हॉलमार्क वगैरह, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। मान लो ये गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर ये कुछ हॉलमार्क्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये हॉलमार्क्स की क्या क्या पहचान है आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ को कवर करते हैं। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है ये साल 2019 में लाया गया था कि जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि मैंडेटरी कर दिया जाएगा, यानी कि कंपलसरी होगा पूरी कंट्री के अंदर, पूरे आप कह सकते हो देश के अंदर ये कंपलसरी है कि अगर कोई भी ज्वेलरी है, ठीक है, सोने की ज्वेलरी है, तो उसमें हॉलमार्क होना ही चाहिए। जो भी सोनार दे रहा है आप लोगों को तो वो हॉलमार्क मार्क उसमें लगा कर दे, एक तरीके से उसमें हॉलमार्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये लागू कब से होनी थी? 15 जून 2021 से लागू होनी थी। फिलहाल अभी इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 जून कर दिया गया है। उसी वजह से ये खबर न्यूज़ के अंदर है। नाउ अब हम हॉलमार्क के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। गोल्ड हॉलमार्किंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक प्योरिटी सर्टिफिकेशन। अगर सोने के ऊपर हॉलमार्क है तो आप समझ जाना वो सोना बिल्कुल प्योर है। ओके, प्योर है, एक प्रीशियस मेटल है, तो आप लोग को इसके बारे में पता चलेगा। इस तरीके से क्या होगा, जो कस्टमर है, कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा कि हाँ यार हॉलमार्क लगा हुआ है। सुनार वगैरह की बातों में मत आओ, थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। खुद अपने आप यहाँ पे डिसीजन लो, तो यहाँ पे खुद देखो कि हॉलमार्क वगैरह है या नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन वगैरह ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाता है अगर इसमें हॉलमार्क होता है तो। ठीक है, जिससे कि ये पता चलता है गोल्ड कितना प्योर है, कितना फिट है गोल्ड। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे अकॉर्डिंग टू BIS को हम लोग बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इन्होंने भी बोला है, देखो इन्होंने भी बोला इसके BIS के बहुत सारे सेंटर्स देखने को मिलते हैं बहुत सारी जगह पर। ठीक है, यही लोग जो है हॉलमार्क्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे BIS के अकॉर्डिंग ये क्या है, जो हॉलमार्किंग है वो मैंडेटरी यानी कंपलसरी होना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, उनके साथ चीटिंग ना हो, उनके साथ कोई घोटाला ना हो। वो लोग जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो भी सोना खरीद रहे हैं वो बिल्कुल प्योर है, ऐसी हम लोग उनको एक एश्योरिटी दे सकें। ओके, नाउ एक कमेटी हेड करी गई किसके द्वारा? BIS के डायरेक्टर के द्वारा, प्रमोद तिवारी जी के द्वारा। तो इन्होंने यहाँ पे इंश्योर करा, देखो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इस हॉलमार्क को लेकर। और 15 जून से जो है जो भी ज्वेलर्स हैं वो अलाउ करे जाएंगे, वो लोग आप कह सकते हो जो बेचेंगे, जो सोना है वो सोना बेचा जाएगा, लेकिन 14, 18 और 12 कैरेट्स का जो सोना होगा
और उसके अंदर हॉलमार्क होना मैंडेटरी है। ओके, नाउ बीआईएस ने आप कह सकते हो ये जो स्कीम है ना, ये बहुत पहले से रन करी थी, यानी कि मैंने आपको बताया यही इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। और इसका साइन भी होता है सोने के ऊपर, आपको देखना होगा, क्योंकि यही साइन जो है प्रोवाइड करवाता है। इसके बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन दुनिया भर में, सॉरी, कंट्री में, पूरे देश भर में बहुत सारे सेंटर्स है इसके। नाउ बीआईएस ने ये स्कीम बहुत पहले रन करी थी, साल 2000 में आइडिया लेकर आए थे, और अभी तक हम लोग 40% तक सोने पर हॉलमार्क लगा चुके हैं। हॉलमार्क वो सोना हॉलमार्क्ड है, मतलब प्योर सोना है। नाउ ये अभी पहले इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे हॉलमार्क की पहचान कैसे करनी है। ये देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक गोल्ड है, ठीक है, मान लो ये सोने का कड़ा है। अब यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स होंगे, वो कैसे होंगे, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये वाला साइन होगा, ठीक है, ये वाला साइन होगा, इसको हम लोग बीआईएस का साइन बोलते हैं। ये बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो होगा यहाँ पर, जो कि जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, 916 जो लिखा है, ये आपकी गोल्ड की प्योरिटी को बताएगा, सॉरी। और एक तरीके से यहाँ पर ये जो नंबर है ना, इससे ये पता चलता है आपका सोना कितने कैरेट का है। अगर 916 है तो मतलब ये जो कड़ा है ना, ये 22 कैरेट का है। ओके, 916 ये 22 कैरेट का होता है। उसी तरीके से 875 होता है 21 कैरेट का, 750 होता है 18 कैरेट का, 708 होता है 17 कैरेट का। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे ये आपके सोने का बताता है कितने कैरेट का वो गोल्ड है। उसके बाद जो ऐसे सेंटर है, ठीक है, वो उसका साइन होना चाहिए यहाँ पर। और जो ज्वेलर्स का आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो होना चाहिए। ऐसे सेंटर का मतलब जहाँ पे आपने हॉलमार्क लगवाया है उसका साइन भी है, ठीक है, जो बीआईएस के बहुत सारे सेंटर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद ज्वेलर्स का खुद का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए कि हाँ इसका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके ये कुछ और भी दिखाई देने को मिलेगा, कुछ और सिंबल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें यह पता चलेगा कौन से ईयर में आपने इसकी हॉलमार्किंग करवाई है। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि सोना बिल्कुल असली है। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जब भी आप कभी गोल्ड परचेज करने जाओ, तो घर वालों को भी ज़रूर बताना इस चीज़ के बारे में। ओके, हालांकि मालूम होता है सबको, ठीक है, मदर को ज़रूर मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो ज़रूर बता के देखना कि ज़रा कुछ नया पता चलता है या नहीं, ठीक है, हॉलमार्क में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। नाउ यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में, बीआईएस, ठीक है, जो कि सब चीज़ों को देखता है। ये हॉलमार्क को लेकर ये बॉडी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीआईएस एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, अगर हम बात करें, जो कि काम करती है, जो गुड्स हैं उनकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन के ऊपर काम करती है, ट्रेसिबिलिटी के ऊपर काम करती है, क्वालिटी गुड्स मिले, एक विश्वसनीय गुड्स मिले, ठीक है, उसके ऊपर काम करती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है इसको। साथ ही साथ जो सर्टिफिकेशन टेस्टिंग है, वही एक तरीके से आप कह सकते हो सर्टिफिकेशन टेस्टिंग, याद रखोगे ना तो सारे पॉइंट उसी से रिलेटेड है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का काम यही है, गोल्ड को प्योरीफाई, एक तरीके से एक प्योरिटी कूल देना, या फिर जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो वो एकदम टेस्टेड प्रोडक्ट हो, वो एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन उसका ऑलरेडी हो चुका हो, तो वो प्रोडक्ट लोग लें, ताकि जो है लोगों के साथ बेईमानी ना करी जाए। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पर बात करी गई है शाही लीची के बारे में। अब यहां पर ये शाही लीची है बिहार की, और यहां पर इस लीची को जीआई टैग मिला हुआ है, और इस जीआई टैग वाली लीची को हमने भेज दिया है विदेश में, यानी कि एक्सपोर्ट करा है कहां पर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। पहला बैच चला गया है, तो उसी के बारे में ये खबर के अंदर है, तो डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन होने वाला है ये। यहाँ पे आप देख पाओगे हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, ये जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और ये सीजन का पहला बैच जा चुका है कहां पर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और हमने एयर रूट से भेजा, यानी एयरप्लेन वगैरह से हमने इसको भेज दिया है। नाउ अब शाही लीची के बारे में अगर हम पढ़ें, तो ये चौथा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है बिहार के अंदर 2018 में, जिसको जीआई टैग दिया था। अब ये जीआई सर्टिफिकेशन क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हमने 2018 में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उससे पहले 4 और कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, वो है जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस और मगाही पान, ये 3 थे। उसके बाद चौथे नंबर पर इस शाही लीची को हमने ये जो है जीआई टैग दिया था। उसके बाद इंडिया के बारे में बात करें, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का, मतलब दुनिया भर में लीची जो है सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट की बात हो रही है, तो वहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो होती है। उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो है चाइना। तो आपको ध्यान रखना है, चाइना के बाद आता है इंडिया। और उसके बाद अगर हम बात करें, देखो खाने का तरीका दोनों ही जगह पर अलग अलग है। इंडिया के अंदर हम लोग एक एडिबल फ्लैश जो होता है अंदर का, वो खाना पसंद करते हैं, जैसी है लीची वैसी खाना पसंद करते हैं। लेकिन चाइना और जापान वो प्रेफर करते हैं सुखा कर, एकदम ड्राइड लीची को खाना वो लोग पसंद करते हैं। ओके,
ना उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार टॉप करता है लीची के प्रोडक्शन में। इंडिया के अंदर हमने बात करी, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वहां पर बिहार के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है लीची का। आप देख पाओगे मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे एरियाज हैं। यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना वो बिल्कुल सूटेबल है लीची के लिए, सबसे बढ़िया क्लाइमेट है, और यहीं पर सबसे ज्यादा शाही लीची ग्रो करी जाती है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने। यहाँ पर बात करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की। ये जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अब जीआई टैग क्या होता है? एक तरीके से किसी प्रोडक्ट को पहचान दे देना कि ये प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली बात है, जीआई टैग इतनी आसानी से नहीं मिलता है, वो प्रोडक्ट एक क्वालिटी वाला होना ही चाहिए। उसकी एक मतलब उसको ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको पहचान मिलनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया भर में सब लोग जाने, तो वैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जीआई टैग मिलने के बाद एक मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया से आया है, इस पे जीआई टैग लगा है, ये बिल्कुल ओरिजिनल शाही लीची ही है, ठीक है। एक ऑथेंटिसिटी को यहाँ पर पहचान देती है। उसके बाद जीआई टैग अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर ये गवर्न किया जाता है एक एक्ट के थ्रू। यहाँ पे एक एक्ट है जो कि ये सब चीजें देखता है जीआई टैग को लेकर। वो एक्ट कौन सा है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ओके, तो इसके थ्रू यहाँ पे सारी चीजें देखी जाती हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। ये इशू करा गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा, जो कि चेन्नई के अंदर है। तो ये एक्ट के अंडर में हम ये सारी चीजें मेंटेन करते हुए चलते हैं। नाउ जीआई टैग देने के बाद फायदा क्या होगा? सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ओके, कि लीगली यहाँ का इस जगह का ये जो है आप कह सकते हो कि ये लीची है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, कहीं और वो ना उगाया जाए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी प्रमोट करता है। जो भी प्रोड्यूसर हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के प्रोड्यूसर हैं, मान लो अभी हमने बात करा कि जो उन वाले एरियाज हैं, बिहार के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पर ये लीची उगाई जा रही है, तो उनके इकोनॉमी के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया इफेक्ट होगा। इकोनॉमी के ऊपर क्यों इफेक्ट होगा? क्योंकि वहाँ की लीची काफ़ी पॉपुलर है, क्वालिटी वाली है, लोग पसंद करेंगे, साथ ही साथ हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि जो जीआई प्रोटेक्शन दिया है इंडिया के अंदर, वो एक तरीके से दुनिया भर में उसको पहचान मिलेगी और एक्सपोर्ट भी करेंगे हम लोग, जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया की इकॉनमी वगैरह भी ग्रो होती हुई नजर आएगी। नाउ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? देखो, हमारे भारत के अंदर पहला कौन सा प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वो है दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले यहां पर जीआई टैग मिला था साल 2005 4-5 के अंदर में। ओके, और यहां पे एक डेटा ये भी बताता है कि अभी तक हमारे पास 365 प्रोडक्ट हैं जो कि जीआई लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। हालांकि ये जो डेटा है, ये कोई अभी इसको बिल्कुल श्योर डेटा नहीं है, यहाँ पर ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मुझे यहाँ पर श्योर डेटा नहीं लग रहा है। यहाँ पे अराउंड बताया गया है, ज़्यादा ही है इससे, ठीक है। ये 2020 तक का डेटा है, 2021 में 21 के जो भी जीआई टैग्स हैं वो इंक्लूड नहीं करे गए हैं, तो फिर डेटा अलग ही होगा। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पर बात करी गई है जैक फ्रूट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जैक फ्रूट आप समझते होंगे, अभी हम बात करेंगे, मजा आएगा इसके बारे में पढ़ने में। तो हुआ क्या है, हमने जैक फ्रूट को भी एक्सपोर्ट कर दिया है। कहां पर? लंदन में। त्रिपुरा से भेजा गया है लंदन की में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैक फ्रूट, आई होप अब आप समझ गए होंगे। ये वीडियो सामने जो चल रही है, खाया भी होगा बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में। नाउ सबसे पहले आप देख पाओगे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कौन सा? ये जैक फ्रूट। ओके, अब यहाँ पे जो जैक फ्रूट है लगभग 1.2 मेट्रिक टन ये फ्रेश जैक फ्रूट एक्सपोर्ट कर दिया गया है। कहां से? त्रिपुरा से लंदन में हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। नाउ अब जैक फ्रूट के बारे में अगर हम बात करें तो पहला दूसरा पॉइंट छोड़ो, इतना खास नहीं है। सबसे पहली बात, इस जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? इसका नाम है आर्टोकार्पस हेड्रोफाइलस। तो इसके बारे में याद रखना, जैक फ्रूट को हम लोग ये इसके साइंटिफिक के नाम से ये साइंटिफिक नाम है इसका, ये भी हम लोग को मालूम होना चाहिए। नाउ उसके बाद अब देख पाओगे इसके बहुत सारे लोकल नाम देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, जैसे हिंदी में इसको कटहल बोलते हैं, मराठी के अंदर इसको फनस बोलते हैं, और गुजराती में पनास बोलते हैं। मुझे लगता है कि मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, और कहाँ कहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे तमिल के में हम लोग पाला या फिर वरुकाय बोलते हैं, उड़िया में फिर से पानस बोलते हैं, मलयालम में चक्का बोलते हैं, और कन्नड़ में हलसु बोलते हैं। और अब मुझे ये बताओ आपके एरिया में क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं, इंडिया में बहुत सारी जगह पर ये वीडियो देखी जाती हैं, तो आप बताओ ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपके एरिया में इस जैक फ्रूट को क्या क्या बोला जाता है। देखते हैं ज़रा कहाँ कहाँ पर, क्या लिख देना कहाँ से हो और क्या इसको बोला जाता है। ओके चलो, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं।
अब दुनिया भर में जैक फ्रूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। थाईलैंड के अंदर जैक फ्रूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इंडोनेशिया में होता है, और उसके बाद नेपाल में भी काफ़ी हद तक प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नाउ भारत की अगर हम बात करें तो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जैक फ्रूट का? आप देख पाओगे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे काम खत्म करो, यहाँ से ज़्यादा इस पे फोकस देना। जो केरला है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जैक फ्रूट का, यानी जो जैक फ्रूट है वो केरला के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है पूरे दुनिया भर में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना, नोट्स बना लेना। ओके ना, उसके बाद ये एक स्टेट फ्रूट भी माना जाता है, यानी केरला का एक आप कह सकते हो स्टेट फ्रूट भी माना जाता है। इसको हम लोग जैक फ्रूट को कहते हैं। ठीक है, जैक फ्रूट एक स्टेट फ्रूट है केरला का और तमिलनाडु का। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी हमने हाल ही में क्या हुआ था, पहला बैच भेजा है रेड राइस का। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, हमने रेड राइस भी एक्सपोर्ट करा है। इसका पहला बैच भेजा था यूएसए के अंदर, और वो कहां से गया था? आसाम से। अभी जैक फ्रूट भेजा गया है, ये कहां से गया है? त्रिपुरा से गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब यहाँ पे जो हमने रेड राइस भेजा, इसके अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था। एक तरीके से हम लोग बिना दवाई वगैरह के एकदम ऑर्गेनिक तरीके से हमने ये रेड राइस उगाया था, और वो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग यूएसए को। ठीक है, रेड राइस काफ़ी बेनिफिशियल भी है, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा था। ये जो राइस की वैरायटी है ना, इसको हम लोग बाव धान बोलते हैं, और ये एक इंटीग्रल पार्ट है असमीज फूड का, यानी जो असम वाले लोग हैं वो अपने खाने में ये राइस जो है काफ़ी हद तक खाते हैं। तो उसके बारे में ध्यान रखना, ये दो तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फूड से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वैनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के बारे में। तो यूएस के अंदर बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, कहां पर? ऑफशोर पर। ऑफशोर मतलब ये नदी हो गई, नदी का तट हो गया, तट से थोड़ी सी दूर पर, यानी कि पानी के अंदर आप कह सकते हो। तो इस तरीके से यहां पर यह प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ऑफशोर विंड फार्म लगाया जा रहा है। अब इससे हम लोग पावर जनरेट करेंगे, और वो पावर कितनी जनरेट होगी आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ ये जो विनयार्ड विंड प्रोजेक्ट है, इसको अप्रूवल मिल चुका है, जो कि ये लोकेटेड होगा कहां पर? 23 किलोमीटर दूर होगा। कहां से? यहां पर मैसाचुसेट्स से थोड़ी सी दूर पर, लगभग आप कह सकते हो 23 किलोमीटर दूर होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को वहां पर लगाया जाएगा। ओके नाउ उसके बाद यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इससे फायदा क्या होगा? ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जनरेट करेगा, और इतनी बिजली जनरेट करेगा कि आप 4 लाख घरों के अंदर वो बिजली दे सकते हो। साथ ही साथ जो ये प्रोजेक्ट है, ये बिजली को डिलीवर करना कब चालू करेगा? वो करेगा साल 2023 में। इसके बारे में ध्यान रखना ना। ऑब्वियस सी बात है, जब ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है तो बहुत सारे फायदे भी होंगे, बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी, बहुत सारा रोजगार जनरेट होगा। तो उसके बारे में बताया गया है। नाउ अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, वो है आपको बताना है भारत के अंदर सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट कौन सी जगह पर है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं पता है तो जाकर सर्च करो सबसे पहले गूगल पर, ये पता होना चाहिए, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा। चलो आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। देखो यहाँ पर बात करी गई है इंडिया और इजराइल के कोऑपरेशन के बारे में। इंडिया और इजराइल मिलकर कोऑपरेशन कर रहे हैं कहां पर? एग्रीकल्चर के सेक्टर में। क्या ये नया कोऑपरेशन है? तो नहीं। इंडिया और इजराइल ये कृषि वाले क्षेत्र में काफ़ी टाइम पहले से ही कोऑपरेट करके चलते हैं। दोनों के रिलेशंस, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छी है। ओके यहाँ पे आप इजराइल का मैप देख सकते हो। इजराइल की आसपास की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी देखने को मिल जाएंगी? यहाँ पर इजिप्ट देखने को मिल जाएगा, ये जॉर्डन हो गया, ये सीरिया हो गया, ये गोलन हाइट हो गया। गोलन हाइट आज के टाइम पर इजराइल ने कब्जा रखा है इसको भी। और यहाँ पे आप देख पाओगे वेस्ट बैंक वाला रीजन हो गया, जिसको हम लोग पैलेस्तीन बोलते हैं। ये गाजा पट्टी वाला एरिया हो गया, इसको भी हम लोग पैलेस्तीन बोलते हैं, जो कि हमास के कंट्रोल में है। ओके नाउ अभी आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चला था, वो यहीं से कॉन्फ्लिक्ट चला था। हमास ने यहाँ से रॉकेट दागे थे, इजराइल ने यहाँ से जो है एयर स्ट्राइक करी थी, तो यहीं पर ये बवाल हो रहा था। नाउ इसी की जगह की बात करी जा रही है। अब यह क्या है? इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर आप कह सकते हो इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेंटर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करी जाए, स्टडीज करी जाए, उसको इंप्लीमेंट करा जाए। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और बहुत सारे मिनिस्टर ने यह बता रखा है कि जो इंडिया और इजराइल है, दोनों का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो साल 1993 से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये जो हमारा ये वाला प्लान है ना, ये 5वां प्लान है इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान, जो कि अब के टाइम पर हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके इससे ये पता चलता है इंडिया इजराइल के रिलेशन कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया है।
अब ये जो वर्क प्रोग्राम है ये 3 साल का होने वाला है। 3 साल तक लगातार ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी 2021 से लेकर 2023 तक। मकसद ये है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए, ऐसे सेंटर्स को, नए नए सेंटर्स बनाए जाएं ताकि वो सर्च करें, स्टडीज़ करें, रिसर्च करें एग्रीकल्चर को लेकर, हमें नई नई चीज़ें पता चले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर पाएँ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। नाउ ये जो प्रोग्राम है ये और किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, हम मॉडर्न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ेंगे, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाएगा, मार्केट लिंकेजेस के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो ये दोनों कंट्रीज मिलकर इन सेक्टर्स में वर्क करने वाली हैं। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, मैंने मैप तो दिखाई दिया है, अब हम लोग इसको इंडिया के कंपैरिजन में भी देख लेते हैं। तो आप देख पाओगे यह है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इजराइल। ओके, ये मैंने अभी जूम करके दिखाई दिया था आपको कि इजराइल के आसपास कौन कौन से नेशंस है, उसको हमने कवर कर ही लिया। ठीक है, यहाँ पर तो गाइज इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल सही से क्लियर हो गए हैं, और जो है आज कुछ ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं थे, तो हमने फिलहाल 2-4 ये जो भी आर्टिकल हैं, 7-8 आर्टिकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हमने, और ये हमारे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ एट द लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहां से जाकर मुझसे जाकर फॉलो कर सकते हो और अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। चलो फिर वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।